देखिए, जो मेरे फैक्ट्री पे पैड बनता है वो महिलाओं के बीच फ्री में, इसका 1 रुपया भी कोई चार्ज नहीं है, फ्री में दलित बस्ती में, स्कूल्स वगैरह में बंटते हैं। और अभी तक मुझे लगता है कि 10 लाख से ज्यादा पैकेट डिस्ट्रीब्यूट 10 लाख से ज्यादा पैकेट्स। महिला भी नहीं अच्छे से जानकारी ले पाती है कि आखिर माहवारी के दौरान हमें इस चीजों को क्यों नहीं छूना चाहिए। ये विचारधारा जो बनती आ रही है, जो इतने आज के 21वीं सदी में भी अगर माहवारी को हम टैबू मान रहे हैं तो क्यों मान रहे हैं। अब तो आप गूगल है, जानकारी ले सकते हैं खुल के, हर घर में लगभग फोन रहता है। तो सबसे पहला विरोध मेरे हस्बैंड का हुआ कि नहीं, ये काम नहीं करना। क्या कहा उन्होंने? अगर ये काम आप करती हैं तो मैं आपका समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि लोग जीने नहीं देंगे। मैंने कहा कि मुझे सब चीजों से हटके ही कुछ करने में मजा आता है, क्योंकि जहाँ भीड़ हो वहां तो सारे लोग दौड़ के जाते हैं, लेकिन अगर उससे एक्चुअल चीज जो आज के टाइम में आप देखते होंगे कि सबसे ज्यादा अगर महिलाओं के अंदर बीमारी होती है तो माहवारी से रिलेटेड ही होती। गांव में जाइए तो गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करना, जिसके वजह से अनेकों प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे टेटवेट होता है, बांझपन का शिकार होना पड़ता है गंदे कपड़ों के इस्तेमाल से। लगभग घरों में बहुत कम एज में महिलाओं के बच्चेदानी निकालने की नौबत आ जाती है। तो ये बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे इस पे काम करना है, और आप भी अब हमको नहीं वो कर सकते। और मुझे लगा कि कुछ दिन बाद मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ, संभाल लूंगी सब कुछ। तो मैंने बोला कि अगर आपको लग रहा है कि आप मुझे डाइवोर्स भी दे देंगे तो दे सकते हैं। नौबत इतनी आ गई थी, लेकिन मुझे कुछ करना है। 1 साल तक हम लोग की मैरिज लाइफ भी वो रही। अब मैंने भी ठान लिया कि भाई मैंने जो कमिटमेंट कर दिया है उससे तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। अगर एक भाई बहन कहीं जा रहे हैं और बहन को पीरियड्स आ जाए तो उस टाइम में वो क्या करेंगी? क्या उसको अपने भाई से बताने का कोई हक नहीं है, जबकि उस भाई को भी पता है कि मेरी बहन को पीरियड आते होंगे। तो ये तो कोई गंदी चीज नहीं है, ये एक नेचुरल चीज है, जो एक प्राकृतिक का दिया हुआ महिलाओं का सबसे बड़ा वरदान है। मंदिर में वर्जित क्यों है जाना माहवारी के दौरान? वो इसलिए वर्जित है क्योंकि जब माहवारी होती है औरतों को, उस टाइम पे एक शरीर में अलग एनर्जी होती है जिसको शायद भगवान भी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, इसलिए भगवान को छूना मना है। अगर आप भी अपने घर, ऑफिस, किचन, दुकान को खूबसूरत मॉडलर बनाना चाहते हैं तो चलिए इंटीरियर स्टूडियो म्युनिसिपल चौक कॉफी हाउस के सामने। हम हैं एक्सपर्ट इंटीरियर और एक्सटीरियर में। मॉडलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉल पाइलिंग हो गया, डब्ल्यूपीसी वर्क हो गया, यूवी सीट हो गया, इंटीरियर और एक्सटीरियर से रिलेटेड सारे काम करते हैं हम। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और चले आइए हमारे ऑफिस में। आप किसी भी गांव या शहर कहीं भी रहते हो, आप जब नजर उठा के देखेंगे तो आपके अगल बगल में नेता लोग, समाज सेवी लोग आपको मिल जाएंगे। जब आप सोशल मीडिया खोलेंगे तब आपको भतेरे ऐसे समाज सेवी मिलेंगे जो अपने नाम के नीचे समाज सेवी लगाकर और काम कर रहे हैं। लेकिन एक सच्चे समाज सेवी की परिभाषा क्या हो सकती है, पैरामीटर क्या हो सकता है, किस व्यक्ति को असल मायने में समाज सेवी कहा जा सकता है, नायिका कहा जा सकता है, इसकी जीती जागती उदाहरण आज हमारे साथ बैठी हैं। खुशबू ठाकुर नाम है इनका। खुशबू ठाकुर एक समाज सेवा की मिसाल है। हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि जब समाज सेवा की बात आती है तो इसके परिभाषा में कहा गया है कि वो व्यक्ति जो समाज को किसी भी तरीके से फायदा पहुंचा रहा हो, सेवा पहुंचा रहा हो। अब सेवा के भी कई मायने हैं, उसमें से सबसे मुख्य है कि वैसे लोग जो कहीं काम नहीं कर रहे हैं या उनके जीवन का कोई आधार नहीं है, उनको जीवन का आधार देना, उनके लिए रोजगार सृजन करना, वैसे लोगों का सेवा करना जो शायद इस इंतजार में होते हैं कि किसी का सेवा जब उन तक पहुंचता है तब वो अच्छा महसूस करते हैं, तब वो महसूस करते हैं कि सेवा करने वाला आदमी उनके लिए भगवान समान है। सेवा ऐसे व्यक्ति की जानी चाहिए जिनको उसकी जरूरत है, ना कि सिर्फ दिखावे की। लेकिन जब आप खुशबू ठाकुर के बारे में जानेंगे तब आपको लगेगा कि कितना कम जानते थे हम, कितना कम जानते हैं हम अपने जिला के बारे में, कितना कम जानते हैं हम अपने जिला के लोगों के बारे में, कितना कम जानते हैं हम यहाँ रह रहे अच्छे समाज सेवियों और सच्चे समाज सेवियों के बारे में, कितना कम जानते हैं कि हमारे यहाँ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मोटे फायदे के, बिना किसी ऐसे लाग लपेटे लोगों को सेवा प्रदान कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और उनको बहुत लोग उस भाव से जानता भी नहीं। खुशबू ठाकुर एक भाजपा की नेत्री हैं, इस मायने से भले आप जानते हो, लेकिन एक इनका दूसरा पक्ष भी है, एक इनका दूसरा रूप भी है, शायद वो आप नहीं जानते। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। खुशबू ठाकुर जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी मेरा सादर प्रणाम। जब मैंने आपका फेसबुक प्रोफाइल वगैरह देखा
आपके कार्यक्रमों को देखा तो एक तो आप भाजपा की नेत्री हैं और उसके अलावे आपने बहुत सारी ऐसे कार्य किए हैं जिससे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से समाज को फायदा है, जिसमें से आपने आते ही ये गिफ्ट हैम्पर दिखाया, अपनी कलाकृतियां दिखाई। हम चाहते हैं कि सबसे पहले तो शुरुआत आप इसी से करें कि आखिर ये सब बनाने का, इससे रोजगार सृजन करने का ख्याल कैसे आया, कैसे आपने महिलाओं को जोड़ा, कैसे आपने उस माध्यम से महिलाओं को फायदा पहुंचाया? देखिए, इन सब चीजों से पहले भी, और जो आपने बोला नेत्री, मैं तो नेत्री अपने आप को मानती भी नहीं। ये नेत्री तो मुझे 6 महीना से सौभाग्य मिला है बनने का, लेकिन मैं 4 सालों से जो काम कर रही हूँ, सबसे पहला काम मेरा है सैनिटरी पैड पे। सैनिटरी पैड जो आप देख रहे होंगे कि आज भी हमारे समाज में एक ऐसी धाराएं बनी हुई है कि हम माहवारी पे खुल के चर्चा नहीं कर सकते हैं, और उस पे बात करने से या माहवारी के टाइम हमें अपवित्र कहा जाता है। ये नहीं छूना, वो नहीं छूना, ऐसे नहीं करना, बात नहीं करना, पीरियड शायद तो किसी को पता ना चले। अब एक बात बताइए, अगर एक भाई बहन कहीं जा रहे हैं और बहन को पीरियड्स आ जाए तो उस टाइम में वो क्या करेंगी? क्या उसको अपने भाई से बताने का कोई हक नहीं है, जबकि उस भाई को भी पता है कि मेरी बहन को पीरियड्स आते होंगे? तो ये तो कोई गंदी चीज नहीं है, ये एक नेचुरल चीज है जो एक प्राकृतिक का दिया हुआ महिलाओं का सबसे बड़ा वरदान है। और जो हम आज सृजन करते हैं वो सबसे बड़ा हमारा वो माहवारी का टाइम ही है, जिसके बदौलत आज सृष्टि चल रही है। तो उस पे सबसे पहला तो मेरा यही एक मुद्दा है कि उस पे शर्म करने की कोई जरूरत। मेरा जो ये सैनिटरी पैड का फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जब का ओपनिंग हुआ था 2021 में, और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, जो ओपनिंग हुआ वो सितंबर माह में ही हुआ था, और आपने भी मुझे आमंत्रित किया सितंबर माह में। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और तब से इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है हमारे स्थानीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हमारे देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने मतलब बहुत निचले पायदान के लिए भी सोचते हैं, उन महिलाओं के लिए भी सोचते हैं, उन पुरुषों के लिए भी सोचते हैं जो सबसे निचले पायदान पे। मैं पटना में जॉब करती थी वैशाली होंडा के शोरूम में, और मेरे हस्बैंड भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और मेरा फैमिली भी, मेरा ससुराल भी यहाँ बिहार में ही है, बट लोग यहाँ रहते नहीं हैं, हम हरियाणा में ही मानेंगे, और वेल एजुकेटेड मेरा परिवार है। मैं भी चाहती तो घर में रह के अपने जीवन व्यतीत कर सकती थी, अच्छे से रह सकती थी, लेकिन शुरू से मुझे कुछ करने की एक इच्छा थी। जब मैं स्कूल लाइफ में थी तो मैं स्टेट लेवल तक की एथलीट में मैं टॉपर भी रही। अच्छा, आप एथलीट भी थी? जी। और वो मेरा दुर्भाग्य है कि उस टाइम तो, और 2007 की बात है ये, उस टाइम तो और ऐसी मान्यता थी कि गांव में लोग बोल देते थे कि फलाने की बेटी बाहर नहीं जाए, ये नहीं जाए। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, जबकि मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड हैं। वो उनको लोग बोल देते थे कि आपकी बेटी हाफ निक्कर पहन के और दौड़ लगा रही है, उसका अखबार में फोटो आ रहा है, ये आ रहा है। तो कई तरह के कुछ हुआ कि नहीं, समाज में परिवार में वैसा मुझे सहयोग मिला जिसके कारण मैं और ऊंचाइयों पे जाऊं। लेकिन एक मन में मलाल रह गया जरूर कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। आज मेरी मैं 3 बहनें हूँ और मेरी 2 बहनें बिहार पुलिस में है। अच्छा, बिहार पुलिस जी। और एक शुरू से मेरे मन में ये था कि चलो मैंने नहीं किया, लेकिन मेरी बहनों को जो चीज मैं सामना की हूँ वो नहीं करना पड़े। और धीरे धीरे दोनों बहनें आपसे छोटी हैं? जी, मैं भाई बहन में सबसे बड़ी। ये चीजें बीतती गई। मैं स्कूल जब 10th क्लियर कर ली, मैट्रिक एग्जाम के बाद मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, मैं स्कूल में भी पढ़ाती थी। पढ़ाई कहाँ से हुई थी? यही मेरा जलालपुर से हुआ है, बाल विकास से। अच्छा। गांधी सेवा आश्रम से। और मुझे लगता था उसके बाद मैं ट्यूशन स्कूल्स वगैरह पढ़ा के मैं अपना खर्चा पढ़ाई का निकालती थी। मतलब पहले से ही सेल्फ इंडिपेंडेंट थी? जी। उसके बाद अचानक मेरी शादी हुई, क्योंकि गांव में है ना कि 3 बेटियां हैं तो जल्दी से शादी कर दो बड़ी बेटी का। तो अभी 18 ही कंप्लीट हुए थे मेरी, तब तक शादी हो गई। जब मैं शादी करके गई तो एक मन में शुरू से मैं जिद्दी टाइप की हूँ कि मुझे अगर कुछ करना है तो करना है। और उसके बाद स्कूल में तो मेरा इतना नाम था कि स्कूल के सर लोग, आज भी पुराने जो सर लोग कहीं मिलते हैं तो कहते हैं कि क्या खुशबू, तुमको देखने के बाद वो पिछला वो याद आ जाता है कि तुम इतना, मतलब इतनी मैं खेल के मामले में स्ट्रिक्ट थी कि मुझे नहीं लगता था कि कहाँ टूटा, कहाँ से जंप करना है, कहाँ फूटा, क्या करना है। मैं सिंगल ऐसी लड़की थी जो इकट्ठे 4-4, 5-5 खेल में भाग लेती थी। एक मैदान से दूसरे मैदान में अगर खेल स्टार्ट हो रहा है तो वहां से दौड़ के बाउंड्री को जंप करके दूसरे मैदान में पहुंच जाना। रुचि थी आपकी? मैं कबड्डी में भी थी,
मैं खो खो में थी, मैं 100 मीटर दौड़ में भी थी, मैं 200 मीटर दौड़ में भी थी और मैं 400 मीटर दौड़ में भी थी और सब में मैंने टॉप किया। लेकिन वो दुर्भाग्य मेरा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद जब शादी हुई तब भी मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना चाहिए। उसके बाद मैं जॉब पटना में करने लगी। पटना मेरे हस्बैंड की जॉब जब आई यहाँ पे तो हम भी वहाँ रहने लगे और जॉब करते थे। तो वैशाली होंडा के शोरूम में जॉब करते थे और रिसेप्शन पे ही मेरी ड्यूटी थी। तो सामने न्यूज चल रहा था जिसमें मोदी जी ने लाल किला से अनाउंसमेंट किया था कि सैनिटरी पैड को लेके। अब मेरे मन में वो हावी हो गया कि भाई क्या मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ? जब मेरे देश के प्रधानमंत्री जी इतना महिलाओं के लिए सोच रहे हैं तो क्या मैं महिला होकर एक महिला के लिए कुछ नहीं कर सकती? अब पहले तो बहुत जानकारियां नहीं थी इसके बारे में, तो मैंने बहुत सर्च किया क्योंकि स्कूल टाइम में भी जब हमारे साथ पीरियड्स वगैरह हुए थे तो कुछ घटनाएं मेरे साथ हुई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे एक अंदर से वो चीजें बहुत चुभती थी। कैसी घटना? जैसे पीरियड्स उस टाइम नहीं समझ में आते थे, तो अगर कपड़े वगैरह में पीरियड्स का लग जाना तो लड़कों के टोंटबाजी जो होते थे वो टोंट करना, गंदी गंदी चीजों का वो इस्तेमाल करना, तो कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में हावी थी। और ईश्वर ने ऐसा सुना कि हमारे देश के जो नेतृत्व आज कर रहे हैं पूरी दुनिया की, उन्होंने इतने बड़े मंच से अनाउंस किया तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। अब वो मेरे मन पे एकदम हावी हो गया। अपना पर्सनल फील हुआ जी कि मुझे करना है। फिर मुझे लगता था कि यार ये तो समाज में इसको बहुत लोग गंदे तरीके से देखते हैं, अगर मैं करती हूँ तो क्या मेरा समर्थन लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन मैंने कुछ भी नहीं सोचा। इस 15 दिन तक मैंने 18 घंटे फोन बंद रखे अपने और मैं बस इसी पे जानकारी लेती रही। उसके बाद अंदर से एकदम स्ट्रिक्ट मैंने डिसीजन लिया कि मुझे करना है। अब करना है तो जो होगा देखा जाएगा। घर में किसी से इसके बारे में नहीं पूछा, सलाह नहीं लिया और एक पन्ने पे लिख के और एक फाइल तैयार करके मैंने एमपी साहब से मिलने की कोशिश की कि अंकल मुझे आपसे 5-10 मिनट मिलना है। तो सौभाग्य से वो पटना गए हुए थे और वहाँ पे बैठे हुए थे लोग, कुछ लोग, मुझे लगता है 20-22 लोग बैठे होंगे। जब मैं गई उनसे मिलने तो उनको वो फाइल में हाथ में दी तो वो शॉक्ड हो गए कि आखिर वो लाइन जो वो पढ़े ना उससे वो शॉक्ड हो गए कि यार ऐसा भी हमारे समाज में लोग हैं जो कुछ कर सकते हैं इतनी बड़ी चीजों को। फिर उन्होंने पूछा क्या सच में आप कर सकती हैं? बोले जी अंकल मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। तो फिर वो उठे और बहुत सम्मान पूर्वक अपने गले से एक स्टॉल, मतलब कहीं सम्मानित उनको किया गया था, वो उठाएं और उतने लोगों के बीच में मेरे गले में डाल दी। बोले अगर आप कर सकती हैं तो इसमें मेरा जितना सहयोग आप खोजिएगा मैं आपको करूंगी। सांसद महोदय ने सहयोग किया बिल्कुल, और उनका ही देन है कि हमने फीएम फाउंडेशन द्वारा यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाई। जलालपुर में आपने कहाँ लगाया है? जलालपुर में, जो जलालपुर का पोखरा है उसी के पास है प्लांट। और उससे भी बड़ी बात है, जब प्लांट लगाने की बारी आ गई तो सबसे पहला विरोध जो हुआ मेरे घर से हुआ। मेरे हस्बैंड सबसे पहला इसका विरोध किया। 1 साल तक हम लोग की मैरिज लाइफ भी वो रही। अब मैंने भी ठान लिया कि भाई मैंने जो कमिटमेंट कर दिया है उससे तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। और मुझे लगता है पति आपके क्या कहते हैं? जैसे आपने शुरू में बताया कि पिताजी भी बहुत ज्यादा समर्थन नहीं दिए, पीरियड्स को लेकर जो आपने बातें कही, तो ये जो फाउंडेशन है जो महिलाओं पे ये तर्क रख देते हैं कि माहवारी के दौरान आपको ये चीज नहीं छूना है, बात नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, और जो फाउंडेशन लगाए जाते हैं, ये फाउंडेशन आखिर लगाता कौन है, पुरुष या महिला? देखिए दोनों लगाते हैं। एक महिला भी नहीं अच्छे से जानकारी ले पाती है कि आखिर माहवारी के दौरान हमें इस चीजों को क्यों नहीं छूना चाहिए। ये विचारधारा जो बनती आ रही है, जो इतने आज के 21वीं सदी में भी अगर माहवारी को हम टैबू मान रहे हैं तो क्यों मान रहे हैं? अब तो आप गूगल है, जानकारी ले सकते हैं खुल के, हर घर में लगभग फोन रहता है। तो सबसे पहला विरोध मेरे हस्बैंड का हुआ कि नहीं ये काम नहीं करना। क्या कहा उन्होंने? अगर ये काम आप करती हैं तो मैं आपका समर्थन नहीं करूंगा क्योंकि लोग जीने नहीं देंगे। मैंने कहा कि मुझे सब चीजों से हटके ही कुछ करने में मजा आता है, क्योंकि जहाँ भीड़ हो वहां तो सारे लोग दौड़ के जाते हैं, लेकिन अगर उससे एक्चुअल चीज जो आज के टाइम में आप देखते होंगे कि सबसे ज्यादा अगर महिलाओं के अंदर बीमारी होती है तो माहवारी से रिलेटेड ही होती। गांव में जाइए तो गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करना, जिसके वजह से अनेकों प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे टेटवेट होता है, बांझपन का शिकार होना पड़ता है गंदे कपड़ों के इस्तेमाल से। लगभग घरों में बहुत कम एज में महिलाओं के बच्चेदानी निकालने की नौबत आ जाती है। तो ये बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे इस पे काम करना है और आप भी अब हमको नहीं वो कर सकते,
और मुझे लगा कि कुछ दिन बाद मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ, संभाल लूंगी सब कुछ। तो मैंने बोला कि अगर आपको लग रहा है कि आप मुझे डिवोर्स भी दे देंगे तो दे सकते और हैं। नौबत इतनी आ गई थी, लेकिन मुझे कुछ करना है। अब वहां से मैं निकली, 1 साल तक हम लोग हस्बैंड वाइफ के बीच बातचीत नहीं हुई। उसके बाद जब एक तो बाहर इतने शोषण होते थे कि अरे इसको यही काम मिला है, यहाँ की महिलाओं को बिगाड़ने आ गई, तो ये कर रही हैं लड़कियां, महिलाएं आती मतलब थी, जागरूक करना समाज में बिगाड़ने के समान है। महिलाएं आती थी जब मेरे फैक्ट्री पे तो छुपा के आती थी, क्योंकि हमने पुरुष भी अपने भाई को ही, मतलब जो मेरा कजन मान लीजिए, जो एक भाई था उसको भी मैं रखी थी साथ में कि झिझक हटेगा, और किसी काम की शुरुआत आप घर से ही कर सकते हैं पहले, तो झिझक हटेगा। उसके बाद महिलाएं मुझे इशारा करके बुलाती थी, मैं तो समझ जाती थी, मैं बड़े प्यार से जाती थी, मैडम एक बात बोलो, आपसे मैं पैड लूंगी लेकिन आप फोटो तो नहीं मेरा खींचिएगा ना। मैं बोलती थी हद है, एक शर्त पे मैं पैड दूंगी जब आपका फोटो लूंगी, तो नहीं मेरे घर के लोग डांटेंगे मारेंगे, ये गंदी चीज होती है, किसी को नहीं बताना चाहिए। मैं धीरे धीरे जब उनको जानकारी देना स्टार्ट की, बहुत टफ रहा, इतना टफ रहा कि मेरे माता पिता भी मेरे अगेंस्ट हो गए। मेरे मम्मी पापा भी समाज से कुछ सुनते थे तो कहते थे कि तुमको और कोई काम नहीं मिला, तुम हम लोग की बदनामी करवा रही हो, तुम ये काम लेके आई हो। मैंने मम्मी पापा को भी लास्ट में, मतलब कुछ दिन समझाते समझाते मेरा पापा इतना दबाव डालते थे मम्मी पे, उसके बाद मम्मी को भी लगता था कि हाँ हो सकता है इस पे नहीं बात करना चाहिए, इसको ऐसे कर रही है। तो मुझे लगा कि भाई मैं तो कुछ गलत नहीं कर रही हूँ और मैं इस पे हार क्यों मानूं। मुझे लगता था, मैं मम्मी को बोलती थी, मम्मी देखना कल यही लोग आएंगे मेरे पास, यही लोग आएंगे, मैं सब ठीक कर लूंगी। इतना एक चीज बताइए हमको, जैसे शुरू में आप एथलीट थी, उस समय भी घर के वजह से, पिताजी माताजी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाना, फिर शुरुआत जैसे आपने कहा कि घर से करनी चाहिए, आप अपने भाई को, कजिन ब्रदर को लेके शुरू कर रही थी, उस समय भी पति ने आपको रोका, आपके पति ने आपको रोका। फिर जब आप काम करने लगी तब माता पिता ने भी रोकने का प्रयास किया कि यही काम तुमको मिला है। ये सब कितना हावी होता है आप पे, कितना दुख देता था उस समय भी? बहुत तकलीफ देता था, मतलब बाहर की चीजों को फेस करके आती थी मैं घर पे, और घर में भी वही अगर माहौल होता था तो मैं रात को रो लेती थी, लगता था क्या करूं मैं, क्या करूं। फिर एक अंदर से सुबह वही जुनून आता था कि नहीं निकलो। मोटिवेशन कैसे मिलता था? कुछ नहीं, खुद से सवाल भी करती थी, खुद से जवाब भी करती थी, कभी कभी शीशे के सामने खड़ी होके कि क्या मैं गलत कर रही हूँ, खुद से सवाल करती थी। और नहीं तो मैं मतलब भोलेनाथ के सामने बैठ के ये करती थी कि भगवान कुछ तो रास्ता निकालिए आप, क्या मैं गलत कर रही हूँ। फिर ऐसा हुआ, मैं एक दिन इरिटेट होके मम्मी पापा को बोल दी कि 3 बेटियां हैं ना आपके पास, आज से समझिए कि आपकी एक बेटी मर गई है, अगर मेरे वजह से आपकी प्रतिष्ठा जा रही है तो बाकी मैं पीछे नहीं हटूं, आपको सहयोग करना है करें, नहीं करना है मत करिए। बहुत टफ रही चीजें मेरे लिए, बहुत टफ रही कुछ दिन तक। अब धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन आने लगी कि जो पुरुष कमेंट करते थे वही पुरुष आके मुझसे कह रहे हैं कि मेरी बेटी के लिए एक पैकेट दे दीजिए, एक बेटा आके कहता है आज कि मेरी माँ के लिए एक पैकेट दे दीजिए, एक भाई आके कहता है मेरी बहन के लिए एक पैकेट दे दीजिए। तो मेरी संघर्ष वहीं खत्म हो जाती है। अभी कैसा है घर के लोगों का रवैया? अभी तो मतलब ये कहते हैं सब कि मैं गलत था, तुमको इतना टॉर्चर किया कि आज अगर तुम उस टाइम अगर मतलब यहाँ से बैक हो गई होती तो ना जाने कितनी खुशबू को बैक होना पड़ता। और आज बहुत प्राउड फील करते हैं, आज सारे लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। पति क्या कहते हैं आपके? वो भी बहुत खुश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, कहते हैं कि तुमको हराना सबके बस की बात नहीं है। और हालांकि वो बहुत लाइमलाइट में नहीं रहते, कहीं भी ये नहीं है कि कहीं पॉलिटिकल वो मेरे साथ हैं या कहीं जाना आना कुछ नहीं है, मैं अकेले ही सारी कामों को देखती हूँ, क्योंकि यहाँ वो शायद इन सब चीजों को नहीं झेल पाएंगे, तो मैं अकेले ही करती हूँ। लेकिन हाँ, बैक सपोर्ट उनका रहता है और शायद आज सारे लोगों का सपोर्ट है। कितना कठिन है एक महिला के लिए सबसे पहले तो घर से बाहर निकलना, बहुत, और ऐसे काम करना जो आप कह रही हैं कि बड़ा मुश्किल था उस दौर में भी, कि स्कूल में एक पीरियड वाला इंसिडेंट आपने सुनाया जहाँ पे आपको शर्मिंदा होना पड़ा, जबकि शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं थी। नेचुरल प्रोसेस है ये, सृजन का एक सबसे बड़ा प्रकृति का देन है कि उसने महिलाओं को इस योग्य बनाया है कि वो संसार का निर्माण कर सके। और ऐसी चीजों में भी जब समाज बाधा बनता है, और सिर्फ बाधा ही नहीं बनता है, टांग ही नहीं खींचता है, बल्कि आप पे बहुत सारे आरोप लगाता है, बहुत, उसके बारे में आप क्या
क्या? देखिए, ये तो एक इतना टफ होता है कि शायद हर महिला इसको फेस भी नहीं कर पाएगी। मेरे को जब रास्ते से निकलते लोग देखते थे उस टाइम तो मेरे मुंह फेर लेते थे, इस तरह की कंडीशन थी। चरित्रहीन शब्द का इस्तेमाल, न जाने कैसी कैसी बातों का इस्तेमाल, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल मेरे साथ किया गया। फर्क पड़ता था तब? देखिए, कहीं ना कहीं तो थोड़ा तो फर्क पड़ता है ना। अब पड़ता है क्या? अब तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता। मैं तो हर महिलाओं से कहती हूँ यही बात कि अगर आप अच्छे काम करने निकलोगी तो ये समाज आपको मतलब सब दाव पेच हार जाएगा ना, तो आपको चरित्र पे आपकी उंगली उठाएगा, लेकिन उस पे भी आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आपका कुछ लक्ष्य है तो आप वहां तक पहुंचे। और दूसरा सवाल आपने किया था कि माहवारी के दौरान ये ना छूना वो ना छूना, तो शायद इसके बारे में आप जानकारी लेंगे तो पता चलेगा कि मंदिर में वर्जित क्यों है जाना माहवारी के दौरान। वो इसलिए वर्जित है क्योंकि जब माहवारी होती है औरतों को, उस टाइम पे एक शरीर में अलग एनर्जी होती है जिसको शायद भगवान भी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, इसलिए भगवान को छूना मना है। और उस टाइम लोग अपवित्र कहता है एक महिला को। आज किसी का हाथ थोड़ा सा कट जाता है, सर फट जाता है, तो लोग कितना वो करते हैं, हाँ मेरे बच्चा का इतना खून निकल गया या फलाने का इतना ये हो गया। और हर मंथ वो चीज स्त्री फेस करती है, तो सोचिए उस टाइम उसको कितना दर्द होता होगा। और उसे कोई समझने वाला उस टाइम अपवित्र लोग कह देते हैं तो उसको कितना फील होता। उससे ज्यादा उसको उस टाइम दर्द होता है जब उसे अपवित्र कहा जाता है। हालांकि अब तो धाराएं बहुत कम हो गई हैं इन सब चीजों की। और मैं तो अगर पीरियड्स के टाइम में महिलाओं को बोलती हूँ कि ये अपना दिमाग हटा दीजिए आप लोग कि अचार छूने से खराब हो जाएगा तो ये होगा। आप लोग उस टाइम और छू के देखिए कि खराब होता है कि नहीं होता है। एक चीज बताइए, जैसे आपके माता पिता ने उस समय बहुत रोका, या उस समय जो समाज में धारणाएं थी कि ऐसे 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 माहवारी के दौरान होता है, ऐसे भेदभाव होते हैं, बस में बैठी हुई एक बहन अपने भाई से नहीं बता पाती थी, क्या आप अपने बच्चों को ये समझाएंगे कि भाई ये चीज बहुत नॉर्मल है और आने वाली जनरेशन को ये चीज समझना चाहिए? अब मेरा बेटा 13 साल का है, अभी उसके 14वां स्टार्ट हो गया है। लेकिन आप जैसे मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं ना माहवारी पे, आप उससे भी ले सकते हैं। उसको इतनी माहवारी पे जानकारियां हमने दे रखी। घर में बिल्डिंग में हमारे घर में कुछ पैकेट्स वगैरह पड़े रहते थे, तो आज से 4 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ, जब स्टार्टिंग की थी तब से अभी तक, अब तो खैर आदत ही हो गई है। तो घर में कोई आता था ना पूछने कि गेट नॉक करे, मेरा बेटा खोलता था तो पूछती थी वो है क्या, खुशबू मैडम है क्या? तो मेरा बेटा बोलता था नहीं मम्मी तो नहीं है। तो आएंगी तो फोन करना, वो समझ जाता था आप आंटी पैड लेने आई हैं, तो नहीं नहीं तुम इन सब चीजों की बात मत करो, तुमको तुम्हारी मम्मी बिगाड़ रही है। तो बोला मम्मी मेरी बिगाड़ रही है, ये बात आज अगले बार से आप कभी मत भूलिएगा। और आपको मैं नहीं बताऊंगा कि मेरी मम्मी कब आ रही है। अगर आपको पैड के लिए आई हैं तो आप बताइए और पैड लेके जाइए। कई लोग तो चले जाते थे बुरा मान के कि ये बच्चा ऐसे बोल रहा है। बाद में मैं आती थी तो समझाती भी थी कि यार इसमें बिगाड़ना क्या है, अपने बच्चों को अगर अभी से आप जानकारी दे रहे हैं। मैं तो मानती हूँ कि 6 क्लास से जानकारी दी जानी चाहिए बच्चों को, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत तभी होती है जब आजकल 6, 7, 8 में लड़कियां जाती है, उस टाइम उनको माहवारी होने लगती है। तो सबसे ज्यादा जरूरत उनको उसी टाइम होती है। तो बच्चे को क्यों नहीं आप दे सकते हैं? अब मुझे लगा मेरे को कितने लोग ये आपके बच्चा आप बिगाड़ रही हैं, आपको ये पैड के बारे में इतना बता रखी है, ये दे रखी है। मैं गई थी, आज से 2 साल पहले की घटना बता रही हूँ, मैं बनारस गई हुई थी और जब मैं विश्वनाथ जी के दर्शन करके मैं निकली, उस टाइम मुझे पीरियड हो गया और मैं बाई रोड गई हुई थी। एक स्टाफ भी थी मेरे साथ, तो मेरा बेटा उसके साथ जाके और पैड का पैकेट लेके आया और मुझसे एक सवाल किया, और हम लोग को निकलना भी था तुरंत छपरा के लिए। तो मेरा बेटा पूछा मुझसे, मम्मा इसको इतनी देर तक कैसे लेके रहोगे, आप इसको डिस्पोज कहाँ करोगे? अब सोचिए कि उसको कितनी जानकारी है माहवारी पे। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरा बेटा भी इस चीज को बहुत अच्छे से जान रहा है, ताकि कहीं लड़कियों को देखे तो वो तमाशा ना बनाए, उनकी मदद करे। चलिए, अब जो आपके फैक्ट्री में जो बनता है पैड, वो कहाँ कहाँ जाता है, बिकता है या कहीं स्कूलों में जाता है? क्या होता है उन पैड्स का जो आप बनाती हैं? जैसे आपने बताया कि महिलाएं घर पे भी आके ले जाती हैं, इसके अलावा और क्या क्या होता है उसका? देखिए, जो मेरे फैक्ट्री पे पैड बनता है वो महिलाओं के बीच फ्री में, इसका 1 रुपया भी कोई चार्ज नहीं है, फ्री में दलित बस्ती में, स्कूल्स वगैरह में बढ़ते हैं। और अभी तक मुझे लगता है कि 10 लाख से ज्यादा पैकेट डिस्ट्रीब्यूट 10 लाख से ज्यादा पैकेट्स फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में। इसके अलावा मैं अभी कुछ टाइम से, महिला जब मुझसे रोजगार मांगने आती थी तो मैं तो इतनी सक्षम हूँ नहीं कि सबको रोजगार दे सकूं। तो सबको मतलब रोजगार क्या, नौकरी दे सकूं, रोजगार तो दे ही सकती हूँ। अगर चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं।
तो बहुत दुख होता था जब कोई महिला आती थी और मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाती थी। तो किसी को स्टिचिंग के माध्यम से, किसी को पेंटिंग के माध्यम से, घर के बने हुए प्रोडक्ट जैसे सत्तू हो गए, नमकीन मट्ठी हो गए, वो मीठा खास्ता हो गया, या फिर ये मक्के के रोस्टेड कॉर्नफ्लेक्स हो गए, मतलब नमकीन हो गया, बहुत तरह के प्रोडक्ट महिलाओं द्वारा बनाए जाते हैं। और अब तो ऐसा मैं कॉन्सेप्ट निकाली हूँ कि जिन महिलाओं को दौरी बनाने आता है, आप दौरी भी देखने आपको आजकल नहीं मिलता होगा जी, इस तरह का, और ये दौरी बना के एक गिफ्ट हैम्पर तैयार किया जाता है। गिफ्ट हैम्पर तैयार करके और उसको कहीं से ऑर्डर्स वगैरह आते हैं तो हम लोग देते भी हैं, ताकि उन महिला को 2 रुपया इनकम होने लगे। कितनी महिलाएं आपके यहाँ काम कर रही हैं? देखिए, मेरे फैक्ट्री पे तो 6 महिलाएं काम कर रही हैं पैड वाले में? जी, पैड वाले में। इसके अलावा अभी तक लगभग 24-25 महिलाओं को हमने छोटे छोटे रोजगार के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया है, और मेरा ये संघर्ष अभी जारी रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक 200 महिला को हम सेल्फ डिपेंड नहीं बनाएंगे तब तक शायद हम सफल महिला नहीं कहलाएंगे। मतलब अभी तक लगभग 30 से 32 महिलाओं को 25 तो जो दौरी बनाने वाला, गिफ्ट हैम्पर बनाने वाला, और 6 पैड वाले, सबको लेके मैं कह रही हूँ। मतलब 25 महिलाओं को आपने स्वावलंबी बना दिया है, वो अपना परिवार चला रही है जी। चलिए, आपने जो पेंटिंग्स लाए हैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, ये पेंटिंग्स हैं, ये भी महिलाओं द्वारा ही बनाए जाते हैं। ये अलग अलग डिजाइन के आपको पेंटिंग मिल जाएंगे। देखिए, अब मुझे लगता है कि जो लोग बुक्के वगैरह किसी को देते हैं वो तो मिसयूज हो जाता है। अगर किसी कार्यक्रम में ये पेंटिंग दें या फिर ये गिफ्ट हैम्पर दें तो शायद हमारी महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। अच्छा, जो ये पेंटिंग्स वगैरह बनता है, जो महिलाएं बनाती हैं, तो ये बिकते कहाँ हैं, कैसे उनको आय का स्रोत मिलता है, इसके बारे में? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत कम स्टॉल वगैरह अभी कहीं कहीं लगे हैं, तो स्टॉल से निकले हैं। बाकी गिफ्ट हैम्पर का ऑर्डर हमारे पास आया, हमने महिलाओं से बनवाया और दिया, और शायद आप लोग का सहयोग रहेगा तो लोगों को आप लोग बताएंगे भी, आपके माध्यम से लोगों को जानकारियां भी मिलेंगी कि हम बुक्के अगर किसी को देते हैं तो वो वेस्ट हो जाता है, 2 सेकेंड भी उसका कोई यूज नहीं होता। अगर ये गिफ्ट हैम्पर देते हैं या पेंटिंग वगैरह देते हैं या महिलाओं द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे आप पौधे किसी को डोनेट कर रहे हैं तो बहुत कम रेट में एक पॉट बनाया जाता है महिलाओं द्वारा, जो कि आप वो भी खरीद सकते हैं, कुछ महिला उससे भी आत्मनिर्भर बन जाएंगी। तो ये सारी चीजों में सहयोग हो सकते हैं अगर लोग चाहें तो, नहीं तो फिर कोई आदमी अगर मान लीजिए कि बुके ना देके आप लोगों द्वारा बना हुआ जो क्राफ्ट है उसको किसी को गिफ्ट करना चाहता है, मंगवाना चाहता है, ऐसा गिफ्ट हैम्पर बनवाना चाहता है, जो आपने इतना खूबसूरत हैम्पर लाके आपने दिया है, ऐसा मंगवाना चाहता है तो कैसे ऑर्डर करेगा आपके पास से? देखिए, उसके लिए तो नंबर है, अभी ऑनलाइन नहीं है मेरे पास इसका कोई साइट, लेकिन फोन नंबर फोन करके लोग मंगवा सकते हैं। जी, मेरा नंबर है 9319733925। इस पे फोन करके लोग ऑर्डर मुझसे दे सकते हैं, तो मैं महिलाओं को से बनवा के उन तक पहुंचवा भी दूंगी मैं। अच्छा, एक चीज बताइए, मान लीजिए कि अगर कोई छपरा से बाहर का ऑर्डर करता है, फिर कैसे आप पहुंचाएंगे? अगर वो बल्क में कर रहा है, जैसे 2, 4, 10 पीस, 15 पीस, 20 पीस कर रहा है, 50, तो हमें कुछ टाइम समय देना पड़ेगा उसको, क्योंकि पहले ऑर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि हम बिल्कुल प्योर चीज उनको बना के देंगे, बहुत दिन का देंगे नहीं, और हमारी महिलाओं द्वारा उन तक पहुंच जाएगा। अच्छा, मतलब कुरियर वगैरह के माध्यम से? कुरियर या कोई आदमी जाके पहुंचा देगा उन तक, जाके पहुंचाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक अंतिम सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे जो आपकी कहानी थी, जो आपकी जर्नी थी, इसमें आपने बताया कि शुरू में भी बहुत सारी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ा, फिर परिवार से शुरू में सहयोग का ना मिलना, फिर मिलना, सामाजिक यातनाएं जो भी मौखिक रूप से कही जाती हैं, और जो अंत में आपने जो चीज़ कही कि जब समाज सब जगह से हार जाता है तो औरत को चरित्रहीन कहने पे तुल जाता है। क्या आपको लगता है कि आज से जो पहले कुछ साल पहले आपके साथ ये सब चीजें हुई आज भी हो रही हैं, या आज पूरी तरीके से समाज इतना मानसिक तौर पे सक्षम हो चुका है, इतना ब्रॉड माइंडेड हो चुका है, इतना वो समाज जान चुका है कि महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं है, या आज भी समाज उसी दायरे में जी रहा है कि आज भी अगर कोई लड़की घर से बाहर निकलती है तो उस पे भी उंगलियां उठाई जाती है? देखिए, कहीं ना कहीं बदलाव तो बहुत हुए हैं उस टाइम से अभी, लेकिन अभी भी हैं
कुछ लोगों के हम भले कहते हैं कि हम बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आज भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं को कुछ लोगों के द्वारा उसी मानसिकता से देखा जाता है कि यार महिला निकल रही है, महिला निकल के इतना आगे आ रही है, ऐसे आ रही है, उनको कैसे पीछे ढकेला जाए। अभी भी है कुछ मतलब जेंट्स की मानसिकता, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि अगर आप में अगर काबिलियत है आगे बढ़ने की। अब देखिए, इस किस्से से मुझे एक छोटी सी और कहानी याद आई। अभी मैं ज्ञान भवन में, पटना के ज्ञान भवन में महिलाओं द्वारा स्टॉल और दौड़ी वगैरह का सत्तू जो बना रही हैं, तो मैं इसलिए महिला के साथ स्टॉल पे खड़ी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो महिला देखेंगी कि जब मैडम कर सकती हैं, स्टॉल पे खड़े होकर प्रोडक्ट को बेच सकती हैं, तो हम क्यों नहीं बेच सकते। उनकी झिझक फटेगी। जेंट्स के द्वारा ये भी कमेंट किया गया कि अच्छा अब भूजा सतुआ भी बेचने लगी, अब दौड़े भी बेचने लगे, तो इस मानसिकता को तो आप बदल नहीं सकते हैं और ना उन पे ध्यान दे सकते हैं। हाल फिलहाल कहा गया, हाल फिलहाल कहा गया कि अच्छा ये नौबत आ गया कि अब दौड़ी और सत्तू भी बेचने लगी। अब इस मानसिकता को आप क्या कहेंगे। पटना के ज्ञान भवन में मेरा स्टॉल महिलाओं द्वारा लगा हुआ है और आप ऐसी ऐसी कमेंट कर रहे हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करते रहिए। मैं उन्हीं चीजों को आप तब दर्द समझेंगे जब आप जमीन पे रहेंगे। अभी आप आसमान में उड़ रहे हैं, आप जमीन पे जाके देखिए, तब महिलाओं के दर्द को आप समझेंगे, तब समझ में आएगा कि बहुत सारे सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन बहुत ऐसी महिलाओं को जानकारी भी नहीं है, ना वो हिम्मत जुटा पाती, ना वो हिम्मत जुटा पाती हैं। वो सोचती हैं कि इतना सरकार हमें योजना दे रही है, अगर हम लाभ इसका लें या लोन ही लें, वो हम कहाँ से भरेंगे, कैसे भरेंगे, किस तरह से करेंगे, कहीं हमारा नुकसान हो जाएगा। तो उनकी मानसिकता को भी उसी तरफ धकेला जाता है, जिसको आज मेरे पास यही सब देन है कि एक महिला की सशक्त टीम है कि कहीं भी अगर मुझे 1000, 2000, 4000 महिलाओं को इकट्ठा भी करना पड़े तो मेरे लिए बहुत सोचना नहीं पड़ता है। और महिलाओं का एक सशक्त टीम हो गया। धन्यवाद। चलिए, तो आप खुशबू ठाकुर जी को सुन रहे थे। बाकी इनकी जो जीवन यात्रा है, जो अभी आगे और लंबी चलेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। 200 औरतों को इन्होंने स्वावलंबी बनाने का दृढ़ निश्चय किया है और जो शुरुआत इनकी रही, कैसे रही, बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। वैसी लड़कियां जो घर से बाहर निकलने में संकोच कर रही हैं, वैसी लड़कियां जो समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, वैसी लड़कियां जिनको लगता है कि समाज क्या कहेगा, वो 4 लोगों की धारणाएं जो वो सोचकर अपने उड़ान को ऊंचाई नहीं दे पाती, उनके लिए एक बेहतरीन उदाहरण है खुशबू ठाकुर। बाकी आप भी ऐसे खूबसूरत सामान को ऑर्डर करना चाहते हैं तो हम नीचे नंबर दे देंगे, आप फोन करके ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दीजिएगा, आपको खुशबू ठाकुर जी से क्या क्या सीखने को मिला, कौन कौन सी हौसलाएं मिली और आप समाज की लड़कियों को क्या कहना चाहते हैं, ये भी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।